हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। अब पूर्व मंत्री विजय इंद्र सिंगला रडार पर पीडब्ल्यूडी में 5 करोड़ से ज्यादा के टेंडर की विजिलेंस जांच शुरू, करीबियों को पूछताछ के लिए बुलाया। तो दोस्तों पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के रडार पर अब पूर्व मंत्री विजय इंद्र सिंगला आ गए हैं। तो दोस्तों सिंगला के पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते अलॉट हुए 5 करोड़ से ज्यादा कीमत के टेंडरों की जांच शुरू हो गई है। वही दोस्तों सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस ने इस बारे में सिंगला के करीबी रहे 5 लोगों से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वही दोस्तों आपको बता दें कि विजिलेंस को शक है कि इन टेंडरों में कोई गड़बड़ी हुई है। वही दोस्तों हालांकि इस बारे में अभी भी विजिलेंस ब्यूरो या पूर्व मंत्री विजय इंद्र सिंगला की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इस बार में विजिलेंस को शिकायत मिली थी, जिसमें कहा गया था कि पिछली कांग्रेस सरकार में 5 करोड़ से ज्यादा के टेंडर में गड़बड़ियां है। और दोस्तों इसमें कांग्रेस सरकार के वक्त ही वायरल हुए कुछ मैसेज भी विजिलेंस तक पहुंचे। वही दोस्तों शुरुआती जांच में विजिलेंस को गड़बड़ी का शक हो रहा था और दोस्तों इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टरों को दरकिनार कर खास लोगों को काम का अलॉट किया गया था। तो दोस्तों जिसके बाद संगरूर के डीएसपी लेवलों के अफसरों को इस मामले की जांच सौंपी गई थी। वही दोस्तों इस मामले में विजिलेंस ने अब कुछ अफसरों को समन भेजकर तलब किया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मणिपुर में नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत, जेडीयू के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल, पार्टी के एनडीए गठबंधन छोड़ने के फैसले से नाराज है। तो दोस्तों पटना में शनिवार को जेडीयू की होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से पहले ही पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने पाला बदल लिया है और दोस्तों सभी भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो दोस्तों इनमें KH जॉय किशन, एन सनाते, मोहम्मद अजहब उद्दीन, पूर्व पुलिस महानिदेशक AM खाउटे और थांगजाम अरुण कुमार शामिल है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि मणिपुर विधानसभा सचिवालय ने भी इन विधायकों के भाजपा में शामिल की जानकारी दी है। और दोस्तों जेडीयू ने इस साल मार्च में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और दोस्तों वहाँ सिर्फ एक विधायक ही जेडीयू में बचा है। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस मामले पर जेडीयू पर तंज कसा कि अरुणाचल के बाद मणिपुर भी जेडीयू मुक्त, बहुत जल्दी लालू जी बिहार को भी जेडीयू मुक्त कर देंगे। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू का एक विधायक भाजपा में शामिल हो गया था। इसी के साथ दोस्तों चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, ब्रिटेन के एक पायदान फिसलकर 6ठे स्थान पर पहुंचा। 854.7 अरब डॉलर रही भारत की अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों भारत एक बार फिर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वही दोस्तों ब्रिटेन एक पायदान फिसलकर 6ठे स्थान पर आ गया है। और दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक भारत साल 2021 के आखिरी 3 महीने में ब्रिटेन से आगे निकला है। वही दोस्तों जीडीपी के आंकड़ों में भारत यह बढ़त वित्त वर्ष 2022 और 23 में भी बनाए रखे हुए है। और दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था 854.7 अरब डॉलर रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस अवधि में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर रही। और रोजमर्रा की चीजें महंगी होने से ब्रिटेन ने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का तमगा खो दिया। वही दोस्तों दूसरी ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ रही है और एक दशक पहले भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 11वें स्थान पर था, जबकि यूके 5वें स्थान पर था। इसी के साथ दोस्तों IMF के मुताबिक 2019 में भी नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और ब्रिटेन 6ठे स्थान पर आ गया है। हालांकि दोस्तों भारत फिर से पिछड़ गया था। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में MSME इमजिर्ग मार्केट इंडेक्स में चीन को पीछे छोड़कर भारत दूसरे स्थान पर आ गया था। इसी के साथ दोस्तों चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गंगा में डूबे काशी के शमशान, 5000 क्विंटल लकड़ी बर्बाद, गलियों में हो रहे था संस्कार, बाढ़ ने मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट के डोम समाज की आमदनी छीनी। तो दोस्तों आपको बता दें कि काशी का महाशमशान कहा जाने वाला मणिकर्णिका घाट गंगा में डूब चुका है। वही दोस्तों मुर्दों को जिस जगह जलाया जाता था वहां तक शव पहुंचने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वही दोस्तों घाट पर क्रियाक्रम कराने वाले डोम समाज के लोग भी गंगा के इस विकराल रूप से सहमे हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि डोम समाज के अमरजीत चौधरी बीते 10 साल से मणिकर्णिका घाट पर क्रियाक्रम कर रहे हैं। वही दोस्तों इंच दर इंच बढ़ रहे गंगा के पानी की ओर इशारा करते हुए वो कहते हैं कि 20 दिन हो गए मसान बाबा को देखा नहीं। जब से ये काम शुरू किया गया है इतनी बाढ़ कभी नहीं देखी। अगर पानी कम नहीं हुआ तो आने वाले समय में यहाँ
अंतिम संस्कार बंद करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि डोम राजू परिवार के राजू चौधरी ने बताया कि बाढ़ से पहले यहाँ हर दिन 80 से 100 मुर्दे जलते थे, लेकिन अभी घाट पर पानी भरने से मुश्किल से 30 से 40 बॉडी आ रही है। इसी के साथ ही बाढ़ के पानी के कारण अब तक 5000 क्विंटल से ज्यादा लकड़ी गीली हो गई है और इससे शवदाह के काम में देरी हो रही है और लोगों को घंटों परेशान होना पड़ रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। इस हफ्ते 650 रुपए सस्ता होकर सोना 51,000 के नीचे आया, चांदी भी 53,000 के अंदर। तो दोस्तों इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। IBGA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 647 रुपए सस्ता होकर 50,584 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वही दोस्तों इस हफ्ते की शुरुआत यानी 29 अगस्त को यह 51,231 रुपए पर था। वही दोस्तों इस हफ्ते चांदी की कीमत में 1,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है और इस हफ्ते की शुरुआत में यह 54,205 रुपए पर थी, जो अब 52,472 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। यानी दोस्तों इस हफ्ते इसकी कीमत में 1,733 रुपए कमी आई है। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत समेत दुनिया भर के विश्लेषकों का अनुमान है कि इस साल के आखिर तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2,000 और घरेलू बाजार में 60,000 रुपए तक पहुंच सकता है। वही जानकारों के अनुसार देश में जरूर महंगाई कम हो रही है, लेकिन वैश्विक पैमाने पर कीमतें लंबे समय तक ऊंची रह सकती है और इससे आने वाले दिनों में सोने को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इसे महंगाई से बचाव का साधन माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोरा से चौथी बार पूछताछ। अब दिल्ली पुलिस ने 6 घंटे में 50 सवाल पूछे। बोली जैकलीन के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं। तो दोस्तों ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्टर नोरा फतेही से दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को पहली बार पूछताछ की है। तो दोस्तों उनसे 6 घंटे में करीब 50 सवाल किए गए। वही दोस्तों सूत्रों के मुताबिक पूरी पूछताछ में नोरा ने सहयोग किया और इस केस में ईडी एक्टर से 3 बार पूछताछ कर चुकी है। वही दोस्तों सूत्रों के मुताबिक नोरा ने कहा कि मैं सुकेश की पत्नी से नेल आर्ट फंक्शन में मिली थी, यही उन्होंने मुझे एक BMW कार गिफ्ट की थी। मैं दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में नहीं जानती थी। इसके साथ ही नोरा ने कहा कि मेरा जैकलीन के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है। वही दोस्तों उधर दिल्ली पुलिस ने जैकलीन को 12 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था और दोस्तों दरअसल इस मामले में दिल्ली पुलिस और ईडी जांच कर रही है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े केस में सबसे पहले दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज हुई थी और उस FIR पर दिल्ली EOW ने अगस्त में जांच शुरू कर दी थी और इस मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी थी। वही दोस्तों सुकेश पर आरोप है कि उसने रैन बैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह को जेल से बाहर निकलवाने का झांसा देकर उनकी पत्नियों से 200 करोड़ से अधिक की ठगी की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शाह नड्डा के बाद मोदी भी आ सकते हैं राजस्थान। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, गहलोत को घेरने के मुद्दे होंगे तय। तो दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी ने 4 सितंबर यानी आज प्रदेश पदाधिकारी और कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। वहीं दोस्तों जयपुर में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इन बैठकों में 8 से 10 सितंबर तक जोधपुर में होने वाली ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति मीटिंग, बीजेपी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन और अमित शाह के संबोधन की तैयारियां होगी। वही दोस्तों साथ ही आगामी कार्यक्रमों और प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ चुनावी मुद्दों पर चर्चा होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह साफ हो चुका है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान में 2023 विधानसभा और 2024 लोकसभा के चुनाव होंगे। तो दोस्तों इसलिए केंद्रीय बीजेपी के तय फॉर्मेट में ही राजस्थान में बीजेपी की सियासत होगी, जिसमें मोदी फेस चमकेगा और केंद्र सरकार की स्कीम उपलब्धियों के जरिए प्रचार होगा। वही दोस्तों बीजेपी अब राजस्थान में एक्टिव होकर चुनावी तैयारियों में जुटेगी और राष्ट्रीय स्तर के नेता राजस्थान में बीजेपी को धार देने आ रहे हैं। वही दोस्तों जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी दौरे प्रस्तावित है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अल्पसंख्यक के दर्जा स्टेट नहीं नेशनल लेवल पर हो, कैप्टन ने पीएम को लेटर भेज चेताया। पंजाब में सिखों को लेकर SC में पिटीशन। तो दोस्तों पंजाब के पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य आधारित अल्पसंख्यक के दर्जे का विरोध जताया है। तो दोस्तों कैप्टन ने कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर पर ही होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने PM नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा
रहा है। और दोस्तों कैप्टन ने कहा है कि राज्य स्तर पर असंख्य दर्जे से गंभीर सामाजिक और राजनीतिक ही नहीं बल्कि बुरी तकनीकी और कानून प्रभाव भी हो सकते हैं, जिससे समाज में विवाद और अशांति पैदा होगी। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में सिखों के अल्पसंख्यक न होने के लिए पिटीशन दायर की गई है, जिस पर कैप्टन ने यह बात कही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हो सकता है कि राज्यों के पास सही डेटा ना हो और यह भी संभव है कि वह अपने पास उपलब्ध डेटा की अलग व्याख्या करते हो और राज्यों की तरफ से लोकल सामाजिक और राजनीतिक जरूरतों के अनुकूल होने के लिए डेटा के इस्तेमाल की अलग समय सीमा लागू करने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो केंद्र और राज्य के विवाद के अलावा अंतर्राज्यीय तनाव बढ़ सकता है। तो दोस्तों इससे समाज में ध्रुवीकरण हो सकता है और दोस्तों राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंच सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। यूजीसी की नई गाइडलाइन, एक साथ 2 कोर्स कर सकेंगे स्टूडेंट्स, कोर्स छोड़ने के बाद फिर उसी में पढ़ने की छूट, मल्टीपल मोड में पढ़ाई। तो दोस्तों यूजीसी ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी थी। वही दोस्तों इसके मुताबिक देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सभी कोर्स किए जा सकेंगे। वही दोस्तों साथ ही सिंगल डोमेन के इंस्टीट्यूट जैसे मैनेजमेंट, एजुकेशन, लॉ, इंजीनियरिंग के संस्था मिलकर डिग्री दे सकेंगे। वही दोस्तों आपको बता दें कि स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल एंट्री एग्जिट यानी कई बार कोर्स में प्रवेश करने, छोड़ने और दोस्तों फिर से उसी कोर्स की पढ़ाई करने की छूट होगी। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि स्टूडेंट मल्टीपल मोड यानी क्लासरूम में फेस टू फेस पढ़ाई के साथ ही डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन से कोर्स पूरा कर सकेंगे। और दोस्तों इतना ही नहीं, ड्यूअल कोर्स भी कर सकेंगे यानी 2 मान्य कोर्स एक साथ कर सकेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने बताया कि उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट में बदलने में राज्य की यूनिवर्सिटीज को इस गाइडलाइन से मदद मिलेगी और स्टूडेंट्स के लिए भी नई गाइडलाइन कैरियर के लिहाजे से अच्छी रहेगी। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।